जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका एक पार्ट होता है पीएमएफ यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और दूसरा पार्ट होता है पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये होता है डिस्क्रीट के लिए और ये होता है कॉन्टिन्यूस के लिए। तो ये हम कर चुके हैं। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं सीडीएफ। सीडीएफ को हम कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहा जाता है। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया जाए और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया जाए तो कन्फ्यूजन होती है। तो जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया जाता है इसका मतलब है कि हम x की अलग अलग वैल्यूज पर प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बट इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना है, नाम कहीं पर आए तो आपको। और दूसरी चीज़, मान लो कहीं पर लिखते समय किसी की गलती से नाम इधर उधर हुआ है तो आपको याद रखना है कि इस वाले को हम स्मॉल एफ एक्स से डिनोट करते हैं जबकि इस वाले को हम कैपिटल एफ एक्स से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम पीडीएफ या पीएमएफ की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उन पे प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे कि हम क्वाइन वाला अगर केस ले लें तो क्वाइन वाले केस में 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी और 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, ये आपने पहले पढ़ रखा है, याद नहीं होगा कोई बात नहीं। इसमें हमने देखा कि x की अलग अलग वैल्यूज़ की ये प्रोबेबिलिटीज़ हमें दी हुई हैं। हम आपसे ये कहें कि 1 तक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है, x 1 हो या उससे छोटा हो, तो इसके दो हिस्से होंगे, 0 और 1। दोनों को अगर हमें निकालना है कंबाइन तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 की और 1 की। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4 प्लस 2/4 यानी कि 3/4। तो ये प्रोबेबिलिटी आई है एट द पॉइंट 1 यानी 1 तक की प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी 1 की है। तो सिर्फ 1 की प्रोबेबिलिटी कहें तो 2/4 है, और 1 तक प्रोबेबिलिटी कहें तो वहाँ तक हम ऐड करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, तो तुम दो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। आपने पढ़ रखा है x और इसकी f फ्रिक्वेंसी, जैसे x की हमने वैल्यू ले ली 2, 3, 5 और 10, और हमने इसकी फ्रिक्वेंसी को क्या लिख दिया, 4, यानी 2 4 बार आया है, 3 आया है 2 बार, 5 आया है 3 बार और 10 आया है 1 बार। आप लोगों ने इस फ्रिक्वेंसी को कहा होगा बारंबारता हिंदी में, है ना? जी सर। और क्या, हाँ बेटा बोलो। सर जी सर, कुछ नहीं समझ गया। अच्छा, और आपने कैलकुलेट किया होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। यानी इस फ्रीक्वेंसी को जब हम संचय यानी ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम पहली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो 4 ही आएगी, जब दूसरी निकालेंगे तो इसका मतलब 2 तक का एडअप कर लेना है, जब तीसरी निकालते हैं तो इसका मतलब 3 तक का एडअप कर लेना है, यानी 4 2 6 3 9, और जब लास्ट वाली निकालेंगे तो चारों का एडअप कर लेना है। यानी हम क्या कर रहे हैं, जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यही काम अगर हम प्रोबेबिलिटी के फंक्शन पे करें, हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0 1 2, और हमारे पास इसका px कितना है, px हमारे पास है 1/4, 2/4 एंड 1/4। तो अगर हम 0 का CF निकालें, CF को हम यहाँ पर ऐसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, CF मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी के केस में हम इसको क्या बोलेंगे, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो पहली वैल्यू 1/4 है, अगली वैल्यू की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 3/4, और अगली वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो सबको जोड़ लेंगे और सबको जोड़ने पर 1 आएगा। ठीक है, तो आपको CDF को डिस्क्रीट के केस में समझने में आसानी हो गई होगी। अब संचयी बारंबारता यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के 2 टाइप होते हैं, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप, कम प्रकार का अधिक प्रकार का। तो इसको हम पढ़ेंगे पेपर नंबर 2 स्टैटिस्टिकल मेथड में, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी लगवाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको ड्रॉप करके आगे बढ़ते हैं।
ये CDF आपने कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन CDF की अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनके तहत CDF को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको जब CDF निकालना होगा तो CDF की एक प्रॉपर्टी होती है कि CDF को हम कैलकुलेट करते हैं -∞ to ∞। अब बीच में यहाँ 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, क्योंकि डिस्क्रीट केस चल रहा है। तो कैसे लिखते हैं, CDF को लिखने का तरीका क्या होता है, ये आपको सीखना है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 0 से छोटा होने पर Px कितना था। तो अगर हम अपना प्रोबेबिलिटी का फंक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, x है और ये है Px, 0, 1 एंड 2। तो आपको 0 की प्रोबेबिलिटी पता है, 1 की पता है और 2 की पता है। अगर हम कहें कि 0 से नीचे जब x होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जो चीज़ हमें गिवन नहीं होती टेबल में उसकी वैल्यू को हम क्या लेते हैं, 0। अब यहाँ पर जब हमने ये कहा कि 0 से नीचे, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू सारी की सारी 0 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जब हम पॉइंट लिखते हैं तो लिखते हैं x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी 0 और उससे बड़ा, और यहाँ पर लिखते हैं लेस आर इक्वल टू 1। तो अगर इस इनइक्वालिटी में हम देखें डिस्क्रीट केस में कौन सी वैल्यू हमें मिल रही है, तो क्या मिल रही है, x की वैल्यू 0 मिल रही है, क्योंकि 1 से छोटा रखना है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा रखना है। तो हम 1 से छोटे पे सीधे कहाँ पहुंचेंगे, 0 पर ही तो पहुंचेंगे, क्योंकि हम 1 को ले नहीं सकते, 1 से रखना है छोटा हमें। तो x की वैल्यू 0 है, यानी कि हमको 0 पर CDF चाहिए। तो 0 का CDF कितना हो गया, 1/4। लेकिन हम ये लिखते नहीं है, लिखते हैं ये, ठीक है। अब ये चीज़ आपको यहाँ कैच करनी है, आगे भी हम सवालों में आपको करवाएंगे। अगले पॉइंट पर जब हम आते हैं तो 1 तक हमने कैलकुलेट किया, तो अब हम लिखते हैं 1 से बड़ा या बराबर, और यहाँ पर लिखते हैं लेस देन 2। इसका मतलब अगर हम इसको सिंपली x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी अब की हमको fx की वैल्यू 0.1 पर चाहिए। तो 0.1 पर प्रोबेबिलिटी का मतलब हम इन दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं CDF, यानी 1 तक की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा, 3/4। क्लियर हो गया सबको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में 2 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो हम लिखेंगे सीधे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, यानी 2 तक या 2 से बड़ा। ये लास्ट पॉइंट में हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। अब आपको इसको ऐसे भी लिखना चाहिए था, 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, और उसके बाद कोई पॉइंट नहीं दिख रहा तो हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर x लेस देन 0 है, कोई पॉइंट नहीं दिख रहा तो हम -∞ लिख सकते हैं। तो ये अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं। हम ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। यानी हम कह रहे हैं x इस 2 से बड़ा है, या ये लिख दें कि x 2 से बराबर बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। 0 से छोटे को हम क्या करेंगे, -∞ से 0 तक कह सकते हैं। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 लिखने थे वो हम लिख देते हैं, एक तो ये हमने लिखा और एक हमने ये लिखा, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर इनका और इनका मतलब एक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पॉइंट हमारा क्या आ रहा है। तो इक्वालिटी 2 पे है, तो x इक्वल टू 2 हमारा मेन पॉइंट है, यानी हमको 2 तक की प्रोबेबिलिटी का सम चाहिए, और 2 तक की प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो fx को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है। अब हम इसको रीराइट करेंगे। अभी तक हमने समझाने के लिए इसको थोड़ा सा ब्रॉड लिखा है, रीराइट में हम इसको सिंपली वो लिखेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हम लिखेंगे x 0 से छोटा है तो ये 0 आएगा, फिर x 1 से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर, तो वैल्यू 1/4 आएगी। फिर x 2 से छोटा, 1 के बराबर या उससे बड़ा, वैल्यू 3/4 आएगी। और लिखेंगे x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, वैल्यू आएगी 1। बस ये हमें आंसर में लिखना होता है। तो समझने के लिए आप ऊपर वाला देखिए, और लिखने के लिए आपको ये लिखना है, ओके। मतलब ये परफेक्शन है, माना जाता है कि ऐसा लिखने पर ये सही होता है, और आपको किताबों में भी ऐसा ही लिखा मिलेगा। तो आपने ये देख लिया कि CDF का फंक्शन आया कैसे, डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अभी आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया। डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो CDF का नोटेशन ये होता है, ऐसे लिखते हैं, कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल लेस आर इक्वल टू x, यानी जो भी पॉइंट हम x लें उसके नीचे की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम इसको डिस्क्रीट केस में ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम एक पॉइंट u लेंगे और वो x से छोटा होगा, और हम इसको ऐड कर लेंगे, किसको, px को। तो px को हम कहाँ तक ऐड कर रहे हैं, इस पॉइंट x तक जो यहाँ पर दिया हुआ है।
और वो सारे पॉइंट हमको लेने हैं जो इस x से छोटे हैं। सपोज कर लो हमको चाहिए यहाँ पर f2, तो f2 चाहिए तो हम क्या लेंगे, वो सारे पॉइंट लेंगे जो 2 या उससे छोटे हैं। तो 2 या उससे छोटे में कौन कौन पॉइंट आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। यहाँ पर u के फॉर्म में लिखते हैं इसको u। अब u की वैल्यू 0, 1 और 2 पुट कर दी तो हमारी 2 तक की प्रोबेबिलिटीज आ गई, रिजल्ट आ गया 1। तो ये लिखने का तरीका है कैलकुलेट करने का, और ये है इसका टेबलेटेड फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जी सर। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। मान लो हमारा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारी डेफिनेशन ये वाली तो सेम रहेगी, बट जब हम इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ओपन करेंगे तो इस x तक हम इंटीग्रेट करेंगे। अब लोअर पॉइंट हमें नहीं दिया तो हम लोअर पॉइंट क्या ले लेंगे, -∞, और हमारा PDF आ जाएगा। तो ये तो हमने अभी अभी जो ऊपर क्वेश्चन देखा वो किसका था, डिस्क्रीट का। अब हम कॉन्टिन्यूअस का एक क्वेश्चन देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस में हम प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्क्रीट में हमें अलग अलग पॉइंट दिए होते हैं तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है, जबकि कॉन्टिन्यूअस में ऐसा नहीं होता कि हमको अलग अलग पॉइंट दिए हों। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेंगे जिससे हमको क्लियर हो कि हमको कैसे पॉइंट का डिवीजन करना है। तो हमने एक रैंडम वेरिएबल एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन ले लिया, इसकी वैल्यू है 6x एंड 1 - x, और हमने x की वैल्यू को लिया है 0 से 1। ये हमारा एक PDF है और हमको फाइंड आउट करना है इसका CDF। चलिए देखते हैं CDF कैसे फाइंड आउट होगा। तो आप अगर अपने इस PDF की रेंज देखो और इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करें हम, तो हमको 1.0 मिल रहा है, 1.1 मिल रहा है, बाकी जो सारे पॉइंट है वो इसके बीच में है, और इनके बीच में जो भी पॉइंट होंगे उसके लिए ये PDF हम यूज करेंगे। लेकिन 0 से नीचे कौन सा PDF यूज करना है ये हमको नहीं दिया है। तो 0 से नीचे अगर PDF आएगा तो हम 0 लेंगे, और 1 के ऊपर अगर हमको PDF लेना हुआ तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। और अगर 0 से 1 के बीच में PDF लेना होगा तो किसको लेंगे, इसको लेंगे। ये -∞ हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब इसको हम पहले आपको दिखाते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सपोज कर लो हमने पॉइंट लिया x 0 से छोटा है, यानी हमारा कोई x पॉइंट है जो 0 से छोटा हो सकता है, मे बी। ओके, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, fx। अब fx की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x, और हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं -∞ to x fx dx। कंडीशन हमारे पास लगी हुई है कि x 0 से छोटा है। अब बेटा जब x 0 से छोटा होगा तो हमारा fx क्या है, जल्दी बताइए। अगर x 0 से छोटा है, ये 0 पॉइंट है, इससे छोटा हमारा fx क्या है, 0। और 0 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो हम यहाँ पर एक टेबल भी वो भी बना लेते हैं फंक्शन। तो हमने ये देखा कि जब x 0 से छोटा है तो वैल्यू आ गई है 0। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो एक पॉइंट 0 था, अब इसके बाद अगला पॉइंट सीधे हम 1 लेंगे। बीच के पॉइंट्स इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सबके लिए एक जैसा PDF हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी पॉइंट लेंगे यही PDF काम करेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है, x इज लेस आर इक्वल टू 1। अब हमारी डेफिनेशन क्या है, fx प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x। ये आपको हर बारी लिखना है, -∞ to x fx और dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंट x है 1 से छोटा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट हम लेंगे -∞ to 0, और दूसरा पार्ट लेंगे 0 to x, जहाँ पर x के बारे में हमको क्या बताया गया है, <1 यानी 1 से छोटा। तो अगर -∞ से 0 की बात करें तो हमारे पास PDF 0 है, लेकिन 0 से x तक हमको PDF चाहिए, जबकि x हमारा 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे के लिए PDF हमारे पास क्या अवेलेबल है, 6x 1 - x dx। आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, पहली वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसकी बारी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। 6 कांस्टेंट है, अंदर x का इंटीग्रेशन आएगा x² 2, और x² का इंटीग्रेशन आएगा x³ 3। लिमिट ऑपरेट कर देंगे 0 to x, यानी अपर लिमिट x रहेगी और लोअर लिमिट 0 रहेगी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा। पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो सब 0 हो जा रहा है। x की वैल्यू x की जगह पे पुट कर देंगे तो आएगा x² 2
माइनस एक्स क्यूब बाई 3। एलसीएम लेकर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x² माइनस 2x क्यूब। यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो रिजल्ट आएगा 3 माइनस 2x। ये हमारा fx आ गया। अब हम इस टेबल में फिल कर देते हैं कि हमारा x था 1 से छोटा, 1 से छोटा है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 तक कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पर। मतलब ये लिखने का तरीका होता है, 0 से छोटे पर हमको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था, लेकिन जब हम 1 से लेस पर आएंगे तो हमको 1.0 मिल रहा है। ठीक है, यानी 0 से लेकर 1 तक, और वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, x² 3 माइनस 2x। अब 1 के बाद हमें कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है जिससे हम छोटा लें, तो फिर हम सीधे सीधे लेते हैं x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये तरीका है, पहले क्वेश्चन में आप इसको सीख रहे हैं, आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला वही है, fx इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू x fx dx। अब जरा ध्यान दीजिए, हम अब की बार अपने पॉइंट को कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको x को ग्रेटर देन 1 तक लेके जाना है। तो पहला ब्रेकअप हम माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ तक का पीडीएफ हमको 0 मिल जाता है। दूसरा ब्रेकअप हम 0 से 1 तक करेंगे क्योंकि यहाँ तक का पीडीएफ हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। और तीसरा ब्रेकअप हम करेंगे ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमको अब की बार x को ग्रेटर देन 1 लेकर जाना था। तो ग्रेटर देन 1 तक कहाँ तक, x तक। अपर लिमिट हमेशा x ही रहेगी, ये बात याद रखना। लास्ट इंटीग्रल की अपर लिमिट हमेशा x रहेगी। अब जरा ध्यान दो, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हमारा fx 0 है, ये 0 हो गया इंटीग्रेट करने पर। और अगर इसकी बात करें तो इसका 1 से बड़ा यानी ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये 1 से बड़ा है, और इसके लिए भी हमारे पास fx क्या है, 0 है। तो लास्ट वाला भी 0 हो गया, बचा केवल बीच वाला। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो हमारे पास फंक्शन है 6x और 1 माइनस एक्स, जिसको अभी अभी हमने इंटीग्रेट किया था, तो रिजल्ट क्या आया था, 6x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन हमने डायरेक्ट कर लिया बेटा, fx भी पुट कर लिया है। लिमिट ऑपरेट करेंगे 0 से 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, लिमिट 1 ऑपरेट करने पर क्या हो जाएगा, एक स्टेप मैं और लिख लेता हूँ। लिमिट 1 ऑपरेट करने पर ये बनेगा 1/2 माइनस 1/3, और 0 पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर 6 आएगा, और यहाँ आएगा 3 माइनस 2, 6 कैंसिल, और 3 माइनस 2 की वैल्यू हो गई 1। तो अब यहाँ पर x ग्रेटर आर इक्वल टू पे हमारा CDF कितना आ गया, 1। तो जो फाइनल आंसर हमारा हुआ वो ये हुआ। कैलकुलेट करने का प्रोसेस आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, आपको इस लेक्चर को रिपीट करके दोबारा से देखना है। अब हम एक सवाल और लेते हैं और उसके CDF को कैलकुलेट करते हैं, और अब की बार कैलकुलेट करते समय आपको मेरे साथ रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, आपको बताना है पॉइंट कैसे डिवाइड करें, आपको बताना है हम कब ग्रेटर लें कब लेस लें, ये सारी चीज़ें। तो हम अपने फंक्शन fx को लिख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है x/8, और हमने x की लिमिट ले ली है 0 to 4। ठीक है, चलिए हम अपनी लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, 0 to 4 है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर 0 लिख लो, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर 4 लिख लो। 0 के नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक, और 4 के ऊपर इन्फिनिटी तक। अब बताइए फंक्शन कहाँ कहाँ पे 0 मिलेगा, एक तो ये 0 मिलेगा और एक तो ये 0 मिलेगा। यहाँ का फंक्शन मिलेगा हमको x/8। पहला डिवीजन कहाँ करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना है माइनस इन्फिनिटी से 0। तो x को हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेस देन 0। इसके बाद अगर हम लिखेंगे तो x को क्या लिखेंगे, लेस देन 4। बेटा लेस देन 4। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से छोटा तो अलग हो चुका है। फिर हम लिखते हैं x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। 3 पॉइंट ये बन गए। अब हम इन तीनों को जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा x लेस देन 0। हमारी डेफिनेशन क्या है, सेम डेफिनेशन बार बार आपको अप्लाई करनी है। प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू पॉइंट x, और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू x fx dx। और अब की बार जब आपका x 0 से छोटा है तो फंक्शन 0 मिलेगा, और इसलिए इंटीग्रेशन हो गया 0। तो आपका पहला पॉइंट हो गया 0। क्लियर? यस सर। अब हम लेते हैं x लेस देन 4।
x लेस देन 4 लेने पर हमारा डेफिनीशन में कोई चेंज नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x, यहाँ हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू x और fx और dx। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से छोटा x है तो हमारा पहला डिवीजन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 और दूसरा हो जाएगा 0 टू x, जहाँ पर x को हम कह रहे हैं 4 से छोटा। ये आपको पहला डिवीजन दिख रहा होगा। और दूसरा 4 से छोटा लेना था तो 4 से छोटा ये वाला हुआ, तो 0 से x। अब ये x 4 भी हो सकता है, 4 के नीचे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको x लिखते हैं, 4 नहीं पुट करते हैं। अगर 4 पुट कर दिया तो सिर्फ 4 ले सकते हैं, और x पुट करने का मतलब यहाँ तक कोई भी पॉइंट का CDF हमसे पूछा जाएगा तो हम x की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओके। इसका फंक्शन हमें 0 मिल जाएगा और इसका फंक्शन हमें क्या मिलेगा, x/8, क्योंकि x 4 से छोटा था और हमको 0 से x तक करना है, 4 से छोटे के लिए x/8। x/8 को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x²/16। लिमिट ऑपरेट कर देते हैं 0 टू x, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया x²/16। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कहाँ पर आ जाएगा, x²/16 यहाँ पर सेकंड वाला आ गया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, ये है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं, वही डेफिनेशन fx, प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x, माइनस इन्फिनिटी टू x और fx dx। अब आपको पता है कि जो x है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहला डिवीजन स्टार्ट करो, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाओ, फिर 0 से 4 तक जाओ। अब आएगा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, यानी 4 या उससे बड़ा। अपर लिमिट हमेशा हम x रखते हैं। इसका fx 0 हो जाएगा, जो माइनस इन्फिनिटी से 0 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। जो 4 टू अपर मतलब 4 से ऊपर का, तो 4 से ऊपर का क्या है, ये भी 0 है। तो जो बीच वाला बचा हम उसे लिख लेते हैं। बीच वाला हमारे पास कितना बचेगा, x/8, और x/8 को अभी अभी हमने इंटीग्रेट किया तो आया था x²/16, और इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं 0 टू 4। ये दोनों तो हो गए हैं 0। फाइनली हमारे पास 1 आ गया, यानी कि ये वाली वैल्यू 1 हो गई। तो आपको CDF में एक चीज और दिख रही है, सबसे पहला पॉइंट 0 होता है और सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है, 1। क्यों, क्योंकि CDF लास्ट वाले पॉइंट पे क्या करता है, सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ लेता है, और सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, ये हमने PDF और PMF में पढ़ रखा है, 1 आता है ना। इसीलिए लास्ट वाले पॉइंट पे हमेशा रिजल्ट क्या आ रहा है, ये हमने प्रॉपर्टी में PDF और PMF की प्रॉपर्टी में पहले ही पढ़ रखा है कि होल रेंज पर अगर हम प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे तो 1 आएगा। तो आपको CDF में समझ में आया, बताइए जी। तो आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले की क्लासेस में करवाए हैं। जब आप क्लास ओपन करते हैं तो उसमें टॉपिक भी लिखा रहता है कि उस क्लास में क्या पढ़ाया गया। आप लोगों को टॉपिक दिखता है जी। देखो, जो लोग लैपटॉप पे ओपन करेंगे उन्हें टॉपिक दिखेगा, शायद मोबाइल में फैसिलिटी नहीं कि टॉपिक दिखे। तो आप CDF वाले टॉपिक को जाकर आज देखिएगा घर पे, मैं लेक्चर नंबर बता दूंगा किस लेक्चर नंबर में है। उसमें मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आपको उन्हें देखना है और प्रैक्टिस करके उन्हें सीखना है। ठीक है सर, आप लेक्चर नंबर बता दीजिएगा। हाँ, मैं लेक्चर नंबर तुम लोगों को मैसेज कर दूंगा, देख लेना। तो अब CDF की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज में जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हमको देखना है। जैसे कि अभी अभी हमने देखा, अगर हम माइनस इन्फिनिटी यानी सबसे पहले पॉइंट पर देखें या सबसे लास्ट पॉइंट तक इंटीग्रेट करें तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। अब देखते हैं कैसे। तो इसको हम कंटिन्यूअस में सॉल्व कर सकते हैं इजीली। मान लो हमारे पास ये है x और इसकी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x। हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमने इस पॉइंट को ले लिया माइनस इन्फिनिटी, एक लाइन यहाँ और लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू x fx एंड dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लो हमने इस x की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी। तो हमको अब की बार कौन सी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, माइनस इन्फिनिटी की। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं और ये अपर पॉइंट भी हमें सेम दे दिया जाए तो सेम पॉइंट होने पर इंटीग्रेशन हमें कौन सी वैल्यू देता है,
क्योंकि तुम लोगों ने इंटर में ये तो पढ़ा होगा ना कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये सर सम। एरिया। यस सर। अब एरिया अगर हम कहें 2 से 2 तक का बताओ, तो 2 से 2 पे तो लाइन मिलेगी, एरिया कहाँ मिलेगा? यस सर। एरिया के लिए हमको 2 से थोड़ा तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो एरिया बनेगा ऐसे, यस है ना? तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे हमारा, मान लो अच्छा इसको आप करना चाहते हो तो fx का मान लो हमने कर दिया इंटीग्रेशन और ये हमको मिल गया ये। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो दोनों लिमिट सेम होने से एक प्लस में एक माइनस में रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है। जी। अब अगर हम प्लस इन्फिनिटी की बात करें तो प्लस इन्फिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम फार्मूला अप्लाई कर दो। यस। तो इस x की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं? इन्फिनिटी लिख लेते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx। अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब होल रेंज कवर हो गई। होल रेंज में जब हम पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सीडीएफ में प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और हैं सीडीएफ की जिनको हम कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, जैसे कि fx हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है एट राइट, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि इसकी जितनी भी डिसकॉन्टिन्यूटीज होती है हम उनको काउंट कर सकते हैं। यानी हमारा फंक्शन, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि 0 से 4 में सिर्फ 2 पॉइंट पे हमने इसको काउंट किया, एक 0 पे एक 4 पे। यानी जहां से फंक्शन चेंज होना शुरू होता है तो हम इसके डिसकॉन्टिन्यूटीज को काउंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, fx की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। इसका क्या मतलब है? मोनो इंक्रीजिंग, या फिर हम इसको ये भी कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। कैसे हम आपको बताते हैं नॉन डिक्रीजिंग कैसे ही है। देखो जब हम, हाँ, जैसे हम इसका ग्राफ बनाएं तो 0 की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, हम उसको 0 पे मार्क कर देंगे। जब हम 1 पे आएंगे तो क्या होगा? इसमें 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी जुड़ेगी, तो प्रोबेबिलिटी जुड़ने पर फंक्शन क्या होगा? या तो यहीं पे रहेगा या तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसको हम नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं, यानी ये फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं करेगा। अगर हम 2 पर देखें तो 2 पर क्या होगा? एक प्रोबेबिलिटी और जुड़ जाएगी, तो 2 पर भी इसकी वैल्यू या तो उतनी ही रहेगी या तो इंक्रीज करेगी। देखो केस क्या होता है, अगर हमारा एक्स वाई, हाँ इसकी बात बाद में करते हैं। हाँ, जैसे मान लो हमने प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 पे निकाला, ये हमारा 1 पॉइंट है, तो ये हो गया लेस आर इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया? 1 तक की प्रोबेबिलिटीज का ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ हमको मिल गया। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे 2, सपोज दैट, तो 2 पे क्या होगा? कुछ प्रोबेबिलिटी इसमें ऐड होगी, तो ऐड होने का मतलब ये बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये 2 तक की प्रोबेबिलिटीज हमको 0 दी गई हो तो ये सेम एज इट इज बना रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा देते हैं। मान लो हमने एक x की वैल्यू ले ली 0, 1 और 2। 0 पर हमने प्रोबेबिलिटी ली है 1/2 और 2 पर भी हमने प्रोबेबिलिटी ली है 1/2 और हमने 1 पे प्रोबेबिलिटी ले ली है 0। अब अगर हम इसका CDF कैलकुलेट करेंगे 0 पर, तो 0 पर 0 तक की प्रोबेबिलिटी का सम 1/2 आ जाएगा। अगर हम इसको 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 पे क्या होगा? 1/2 प्लस 0, यानी आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन कांस्टेंट रहा, यानी जो यहां था वही यहां रहा। क्यों? क्योंकि अगली प्रोबेबिलिटी हमारी 0 थी। तो इस केस में ये बराबर रहेगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 मिलकर क्या हो गया? 1 हो गया। तो फंक्शन एक पॉइंट से स्टार्ट होकर या तो बढ़ेगा या तो उतना ही रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? या तो ये बढ़ेगा या तो ऐसे रहेगा, या तो बढ़ेगा या तो ऐसे रहेगा। तो ये मतलब कांस्टेंट, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी सेम थी तो ये जुड़ के सेम रहा, मतलब 0 हो गई। जैसे यहाँ तक हमने यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी ये थी, अगली प्रोबेबिलिटी जो थी वो यहाँ तक की 0 थी, तो 0 जुड़ने पर फंक्शन सेम रहेगा, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे फिर बढ़ गया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इसको हम कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। क्लियर? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर x y से छोटा है और हम इसका फंक्शन निकालें तो fx हमेशा fy से
छोटा होगा या फिर बराबर होगा। यानी हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट x लिया और एक पॉइंट y ले लिया। तो CDF निकालते समय होता क्या है, जैसे हमने पॉइंट x तक का CDF निकाला तो इसने x तक की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लिया। जब हम पॉइंट y पे CDF निकाल रहे हैं तो ये y तक की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेगा। अब अगर y तक की प्रोबेबिलिटीज़ में कुछ प्रोबेबिलिटीज़ प्लस में थी तो ये बढ़ जाएगा, और अगर वो प्रोबेबिलिटीज़ 0 थी तो ये बराबर हो जाएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है कि अगर x लेस देन y है तो इनके CDF में ये रिलेशनशिप होती है। क्लियर? जी सर। चलिए, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको हम लिस्टिंग करके कल की क्लास में देंगे, और जो चीज़ें आज हम समझा रहे हैं इनको आपको वापस से रिवाइज कर लेना है, फिर कल की क्लास में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास हम थोड़ा सा छोटी रख रहे हैं। CDF आपको करना क्या है, आज मैं जो लेक्चर नंबर भेज रहा हूँ उसके क्वेश्चन सारे देख डालिए, ठीक है। उसके बाद फिर